हेलो फ्रेंड, हमारे सेशन टू द पॉइंट ऑडियो सेशन में आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की। और भारतीय इतिहास में आज हम बात करेंगे गुलाम वंश की। हम आपको बताएंगे कैसे और किन परिस्थितियों में भारत पे स्थापना हुई गुलाम वंश की। बताएंगे उनके शासक के बारे में, कैसे क्या कार्य प्रणाली थी उनकी। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश के बाद उनकी पुत्री रजिया सुल्तान जो कि भारत की पहली महिला सुल्तान थी, और उसके बाद बलबन। हम आपको बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा हम आपको बता दें गुलाम वंश आता है मध्यकालीन भारत में। भारतीय इतिहास को हमने 3 भागों में विभाजित कर रखा है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, उत्तर वैदिक और मगध साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मौर्य, हर्षवर्धन आदि आते हैं। उसके बाद मध्यकालीन भारत शुरू होता है भारत पर अरबों के आक्रमण से, जिसमें आज हम बात करेंगे गुलाम वंश की। उसके बाद आधुनिक भारत शुरू होता है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से, जिसमें पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच की जो कंपनी आई, और उसके बाद प्लासी, बक्सर, 1857 की क्रांति, और फिर स्वतंत्रता के आंदोलन, और फिर 1947 तब तक आज़ाद हुआ। तो आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत की, और मध्यकालीन भारत में हुई थी गुलाम वंश की स्थापना। मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है भारत पर अरबों के आक्रमण से। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। उसके बाद महमूद गजनी आया। महमूद गजनी जो कि खुद एक खुरासान का शासक था, और उसने भारत पर अनेक बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनी का अगर चर्चित आक्रमण की बात करें हम, तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर सौराष्ट्र पर आक्रमण किया, और इस दौरान जब वो लूट के जा रहा था तो उस पर जाटों ने भी आक्रमण किया, और उसकी कुछ संपत्ति लूट भी गई। और इसी प्रकार इसी लूटपाट के चक्कर में आता है अगला शासक मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जो है, जब भारत पर आक्रमण कर रहा था तो दिल्ली पे शासक था चौहान वंश का, यानी कि दिल्ली पे जो शासन था वो था चौहान वंश का। और उसने चौहान के साथ 2 लड़ियाँ लड़ी। उस वक्त जो राजा था वह था पृथ्वीराज चौहान। तो उसने पृथ्वीराज चौहान के साथ 2 लड़ाई लड़ी, जिन लड़ाई को हम कहते हैं त्राइन का प्रथम युद्ध और त्राइन का द्वितीय युद्ध। त्राइन का जो प्रथम युद्ध था वो लड़ा गया 1191 ईस्वी में, जिसमें चौहान विजय हो गया, यानी पृथ्वीराज चौहान विजय हो गया। लेकिन मोहम्मद गोरी फिर लौट के आया 1 साल बाद 1192 में, और वो जो युद्ध लड़ा गया त्राइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें गोरी नहीं अब की बार पृथ्वीराज चौहान नहीं, अब की बार गोरी विजय हो गया। और इस तरह से चौहान वंश के बाद भारत पे शासन हुआ गुलाम वंश का। उसके बाद गोरी विजय होने के बाद मोहम्मद गोरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया, और मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई 15 मार्च 1206 ईस्वी में। और भारत पर उसके ही एक गुलाम अपने कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना कर दी गुलाम वंश की। हम आपको बताएंगे, और वहीं से शुरू होती है सल्तनत काल। सल्तनत काल में आते हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, और लोधी वंश के बाद फिर मुगल वंश की स्थापना होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे सल्तनत काल में गुलाम वंश की। हम आपको बता दें, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसे मामलुक वंश अथवा दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान भारत में वृहद स्तर पर इस्लामिक शासन की स्थापना हुई, यानी बड़े स्तर पर पहली बार इस्लामिक शासन की स्थापना हुई। और मोहम्मद गोरी ने उत्तर भारत के क्षेत्रों को जीतकर वहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को गवर्नर नियुक्त किया था। यानी जब मोहम्मद गोरी दूसरा युद्ध जीत गया था पृथ्वीराज चौहान के साथ, त्राइन का द्वितीय युद्ध। एग्जाम में अक्सर ये भी क्वेश्चन आता है कि त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, त्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ। प्रथम में गोरी जीता है, पृथ्वीराज चौहान जो था जीता, हम आपको बताएंगे बाद में। लेकिन हम बता दें कि त्राइन का द्वितीय युद्ध जब गोरी जीत चुका था उत्तर भारत के क्षेत्र, तो वो उत्तर भारत से लौट रहा था, और लौटते वक्त उसने ये क्षेत्र अपने गुलामों को दे दिए,
जिसमें भारत वाला क्षेत्र दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, और अब कुतुबुद्दीन ऐबक को गवर्नर नियुक्त कर दिया था इस क्षेत्र का। तत्पश्चात मोहम्मद गोरी गजनी लौट गया था, गजनी से आया था ये, और गोरी की मृत्यु के बाद हमने बताया था कि 15 मार्च 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण भारतीय क्षेत्रों पर कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार स्थापित हो गया और उसने स्वतंत्रता से शासन किया, और यहीं से शुरू होता है भारत में गुलाम वंश। हम आपको बता दें 1206 से 1290 ईस्वी तक, 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। यानी कि 1206 से 1290 तक दिल्ली के जो सल्तनत काल हमने बताया था अब शुरू हो चुका है, उसी में दिल्ली का जो सल्तनत काल था वो गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। हमने बताया कि दिल्ली वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, जो आगे जो गुलाम वंश थे, जो शासक थे गुलाम वंश के, जैसे गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, इल्तुतमिश आएगा, रजिया आएगी, बलबन आएगा, वो एक वंश के नहीं थे, यानी कि बल्कि वे सभी तुर्क थे और उनके वंश पृथक पृथक हो अलग अलग थे। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता के संतान थे, वो माता पिता भी उनके अलग थे, वो स्वतंत्र थे, सब अलग थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना भी अधिक उपयुक्त होगा, लेकिन हम इन्हें गुलाम वंश ही कहते हैं क्योंकि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें गुलाम वंश ही आता है। इसके अलावा भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक हमने बताया कि कैसे गजनी की मृत्यु के बाद भारत में शासन, पहले गुलाम वंश का शासक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक बना और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन से ही उसे निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने एक दास के रूप में खरीदा था। मतलब बचपन में एक काजी था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक दास के रूप में खरीदा था। कहीं से खरीदा होगा। बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था। वो बचपन से ही मधुर आवाज़ में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान खां या कुरान का पाठ करने वाला के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया। कुतुबुद्दीन जो ऐबक था वो बचपन से ही कुरान पढ़ता था और बहुत ही मधुर आवाज़ में कुरान पढ़ता था, इसलिए उसे कुरान का पाठ करने वाले नाम से भी वो प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निसापुर से गजनी लाया गया, यानी उसको तो निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज़ ने खरीदा था, लेकिन बाद में उसे निसापुर से गजनी आ गया वो, और वहाँ उसे गोरी ने खरीद लिया। अब पहले फखरुद्दीन अब्दुल अजीज़ ने निसापुर में खरीदा था और वहाँ से ये गजनी आया, और गजनी आके इसको अब मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। और अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर सिगरी ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। जो मोहम्मद गोरी था, ऐबक ने उसका विश्वास प्राप्त कर लिया अपनी प्रतिभा, अपनी लगन और अपनी ईमानदारी के दम पर। गोरी ने उसे अमीर ए आखूर के पद पर प्रोन्नत कर दिया। यह उनका कोई पद था गोरी के शासनकाल में, गोरी के वहाँ, तो उसने उस पद पर उसको नियुक्त कर दिया। उसने अपना राज्याभिषेक गोरी के मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 में किया। हाँ, वो तो हमने बताया था कि उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उसने अपना राज्याभिषेक कर लिया था यहाँ भारत में। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ये इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट से कि ऐबक की राजधानी दिल्ली नहीं थी, ऐबक की राजधानी लाहौर थी। लाहौर तो अब बताएंगे, अब लाहौर थी, अब लाहौर से दिल्ली तो इल्तुतमिश लेके आएंगे, आगे बताएंगे आपको। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उसने केवल मालिक और सिपह सलार की पदवियों से ही अपने आप को संतुष्ट रखा। अब गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन मोहम्मद ने मुक्ति प्राप्त करने के बाद 1208 में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। गोरी के उत्तराधिकारी थे कोई वहाँ गियासुद्दीन मोहम्मद से, उसने उसको एक मुक्ति पत्र प्राप्त किया कुतुबुद्दीन ऐबक को, तब इसे 1208 में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। अपनी उदारता के कारण
कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दानी था कि उसे लाख बख्श यानी लाखों को देने वाले एक नाम से पुकारा गया। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि किस गुलाम वंश को लाख बख्श कहा जाता है। आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि वो दानवीर था इसलिए उसे लाख बख्श कहा गया। और वो लाख बख्श किस गुलाम वंश को कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश नहीं, किस गुलाम शासक को कहा जाता है? शासक हो गए ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। अपनी उदारता के कारण, हमने आपको बताया कि अपनी उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा जाता है। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किस दिल्ली शासक ने, दिल्ली सल्तनत के शासक ने या गुलाम शासक ने करवाया? आपका आंसर आगे से होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा वाला क्वेश्चन है ये ज़्यादातर एग्जाम में आता है, इसलिए आप इसको नोट कर लेना कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? वो बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। जो दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसका भी कार्य प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था, लेकिन जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। यानी कि उसने शुरू तो कर दिया था कुतुब मीनार का काम जो दिल्ली में है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसे पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। लेकिन एक और बता दें हम आपको, किसी कारण कुतुबुद्दीन की चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंच गई थी। फिर उसकी मरम्मत जो करवाई थी वो कराई थी तुगलक वंश के शासक ने। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कुतुब मीनार की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसको पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। और उसके ऊपर की 2 इमारतें या 2 मंजिलें किसने बनवाई या मरम्मत किसने करवाई? वो कराई फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक कब आएगा? गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी के बाद गयासुद्दीन तुगलक, और गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आएगा फिरोज शाह तुगलक। उसने उसकी मरम्मत करवाई, चौथी मंजिल के स्थान पर 2 मंजिल और निर्माण करवाया। वो किसी कारणवश चौथी मंजिल को हानि पहुंच गई थी। आगे, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेल यानी आधुनिक पोलो के भांति का एक खेल था, घोड़े से गिरने के दौरान 1210 में हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया था। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि किस दिल्ली शासक की चौगान खेलते हुए मौत हो गई थी, घोड़े से गिरने से मौत हो गई थी? तो आपका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब तक हमने बताया आपको 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की शुरुआत किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। पहले गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत में पहले गुलाम वंश का शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके अलावा हम कुतुब मीनार के, हम आपको फिर से क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश करते हैं। कुतुब मीनार की शुरुआत की कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसे पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। अब आगे हम बताएंगे इल्तुतमिश के बारे में भी। और फिर इसकी चौथी मंजिल में काफ़ी हानि पहुंची थी, इसकी जो मरम्मत करवाई वो कराई तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने। हमने बताया आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अब बात करते हैं हम दिल्ली के अगले सल्तनत की, अगले शासक की, जिसका नाम था इल्तुतमिश। दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। अब ये दिल्ली का पहला सुल्तान क्यों कह रहे हैं हम इसको इल्तुतमिश? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी थी लाहौर। अब इल्तुतमिश उस लाहौर राजधानी को अब दिल्ली लेके आता है। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं लगाना, आपको लगाना है इल्तुतमिश। समझे आप? इल्तुतमिश लगाना। कभी कुतुबुद्दीन ऐबक लगा दो, कभी दिल्ली का सुल्तान तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। नहीं, दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश को माना जाता है। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें इल्तुतमिश मिलेगा और कुतुबुद्दीन ऐबक मिलेगा। आप वहाँ कन्फ्यूज हो गए, इसलिए आपको क्लियर बता देता हूँ मैं कि दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश ही है। आगे, उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की। एक पद होता है इनका खलीफा, जो तुर्की में बैठता था, उससे उसने अपने पद की अथोराइज करवाया सुल्तान के पद को। और खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि और उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया था
और उसे सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की। इल्तुतमिश ने तो अपने आप को प्रमाणित करवा लिया था और प्रमाणित करवाने के बाद उसे सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की, इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली का पहला सुल्तान कहा जाता है। गुलाम का गुलाम ऐबक, जो स्वयं गुलाम था, का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। यानी कि गुलाम का गुलाम यानी ऐबक था गुलाम पहले, और फिर ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। इल्तुतमिश इलबरी जनजाति का तुर्क था। सुल्तान बनने से पहले वह बदायूं का सूबेदार था। 1205 से 1206 ईस्वी में खोखर जाति के विद्रोह को दबाने के लिए किए गए अभियान में वह मोहम्मद गौरी और ऐबक के साथ था। यानी कि 1205-1206 में कोई खोखर जाति का विद्रोह हुआ था, उस वक्त वो मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ था इल्तुतमिश। युद्ध में उसने साहस और कौशल का परिचय दिया, जिससे प्रभावित होकर गौरी ने ऐबक को दास्ता से मुक्त करने का आदेश दिया। आगे मंगोल नेता चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है, किस दिल्ली सल्तनत शासक के समय चंगेज खान भारत की सीमा पर देखा गया था? जिसका आंसर होगा इल्तुतमिश। आगे चंगेज खान के प्रकोप से रक्षार्थ खारिजम शाह के पुत्र जलालुद्दीन मंगरबर्नी सिंधु घाटी पूछे। एक ये चंगेज खान के प्रकोप से कोई शासक था उस वक्त, तो वो दिल्ली पूछा, जिसका नाम था खरारिजम शाह का पुत्र था वो, और जलालुद्दीन मंगरबर्नी नाम था उसका। संभवतः चंगेज खान ने वो दिल्ली पूछा इल्तुतमिश के पास। चंगेज खान के मतलब चंगेज खान था उसके गैल, तो वो दिल्ली मदद लेने के लिए इल्तुतमिश के पास पूछा। लेकिन चंगेज खान ने इल्तुतमिश के पास दूत भिजवा दिया और कहा कि अगर मंगरबर्नी की सहायता न करे, अतः इल्तुतमिश ने उसकी सहायता न की। जब मंगरबर्नी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का भी समाधान हो गया और चंगेज खान ने फिर भारत पर आक्रमण नहीं किया। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ व बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप इसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली और इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मालिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। आगे इल्तुतमिश ने भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे और सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जित्तल, उसी ने आरंभ किया था तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी इल्तुतमिश ने ही की थी। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खिलत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जिससे इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य बन गया। इब्न बतूता एक विदेशी था, राइट, विदेशी भ्रमण पे लिए आया था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में था। इतिहासकार है, इसने लिखा है कि इब्न बतूता के वर्णन से ज्ञात पता चला है, इब्न बतूता ने अपने बुक में लिखा होगा, उसके वर्णन से पता चला है कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई थी, जिनके गले में 2 घंटियां लटकी हुई थी, जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति सुल्तान से न्याय मांग कर सकता था। इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीरदाद नामक अधिकारी नियुक्त किए थे। डॉक्टर R.P. त्रिपाठी के अनुसार, एक इतिहासकार है, उनके अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश ने ही आरंभ होता है। संप्रभुता यानी कि संप्रभुता क्या है कि जैसे भारत है, भारत की संप्रभुता है, भारत के इंटरनल मैटर में या किसी भी मैटर में कोई बाहरी देश का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। भारत एक सॉवरेन कंट्री यानी संप्रभुता वाली कंट्री है, तो इसकी शुरुआत भी इल्तुतमिश ने की थी। इस तरह से इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद इल्तुतमिश के सभी पुत्रों में इल्तुतमिश
अपनी पुत्री को महिला दिल्ली सल्तनत का शासक बनाता है। वो कहता है कि मेरे सभी पुत्रों में से मेरी पुत्री श्रेष्ठ है, इसलिए वो रजिया सुल्तान को दिल्ली का शासक बनाता है। अब बताते हैं हम आपको। रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका बनी और उनका कार्यकाल था 1236 से 1240। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं को उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया। यानी उसने अपनी शक्ति का विभाजन नहीं किया, उसका मकसद था कि सुल्तान के हाथों में सारी शक्ति हो। इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया और उस समय की परिस्थिति में तुर्की राज्य के हित में भी था। रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में तुर्कों का हाथ था, यानी उसे सत्ता से हटाने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था, जो आगे जाके अब बनेगा 1266 के आसपास बनता है बलबन, दिल्ली का सुल्तान। बलबन ने 1266 से 1286 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। उसे उल्गू खां के नाम से भी जाना जाता है। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वह भी इल्बरी तुर्क था। बलबन बचपन में ही मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था, जिन्होंने उसे गजनी में बसरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया था। ये अब बलबन के बारे में बता रहे हैं हम आपको। अनंतर 1232 ईस्वी में उसे दिल्ली लाया गया, जहां इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के पश्चात उसे खरीदा। यानी बलबन को इल्तुतमिश ने खरीदा था। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने उसे खसदार का पद दिया और रजिया के काल में वह अमीर ए शिकार के पद पर पहुंच गया था। यानी कि इल्तुतमिश ने उसे खसदार का पद दिया और रजिया ने उसे अमीर ए शिकार का पद दिया। आगे रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र में उसने तुर्की सरदारों का साथ दिया। फलस्वरूप बहराम शाह के सुल्तान बनने के बाद रजिया सुल्तान बनी, रजिया को पद से हटाया और कैथल के अंदर एक विद्रोह में या एक ऐसे कह सकते हैं कि एक दुर्घटना में रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई हरियाणा कैथल में। और उनके बाद जो दिल्ली के सुल्तान बने बहरम शाह, आगे भी और कई सुल्तान बनेंगे, लेकिन ये इतने कारगर साबित नहीं हुए। अब बलबन बनेगा तो वो कुछ कारगर साबित होगा, बताते हैं हम आपको। फलस्वरूप बहरम शाह के सुल्तान बनने के बाद उसे अमीर ए आखुर का पद मिला, यानी कि बलबन का पद बढ़ता जा रहा है। बदरुद्दीन रूमी की कृपा से रेवाड़ी की जागीर मिली, यानी कि बदरुद्दीन रूमी की कृपा से बलबन को हरियाणा के रेवाड़ी की जागीर मिली। मसूद शाह को सुल्तान बनाने से उसने तुर्की अमीरों को साथ दिया, जिसके फलस्वरूप उसे हासी की सूबेदारी दी गई, हरियाणा के हासी की सूबेदारी दी गई बलबन को। और 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन से किया, जो उस वक्त जो सुल्तान था, पहले बहरम शाह बना फिर नसरुद्दीन बना। ये कमज़ोर शासक थे, एग्जाम पॉइंट से भी इनके नाम भी मत याद करना, आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इस अवसर पर उसे उलुग खां की उपाधि और नायब ए ममलिकात का पद दिया गया। इस तरह से बलबन का पद बढ़ता गया और 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली के राजगद्दी पे आसीन हो गया। किस तरह बलबन का हर सुल्तान आया, बलबन का पद बढ़ता गया। इल्तुतमिश पर रजिया, रजिया के बाद बहरम शाह, बहरम के बाद नसरुद्दीन और आखिरकार 1266 में बलबन दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन हो गया। बलबन के बारे में कहा गया कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई। बलबन के राज्य सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा होता है। द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। बलबन ने नीति बताया लोगों की सुल्तान जो है वो ईश्वर है और सुल्तान का निरंकुश होना यानी सुल्तान का कठोर होना बहुत ज़रूरी होता है। बलबन ने फारस में लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था
उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियमित एक खुदाई माना गया। उसके अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद आता था। राजा जिले अल्लाह जिले हिलाई अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है, ऐसा बलबन कह रहा था कि मैं ईश्वर का प्रतिबिंब हूँ और पैगंबर के बाद दूसरा नंबर मेरा आता है। वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राज्य से संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की। बलबन दिल्ली का पहला सुल्तान था। जैसे सुल्तान तो इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, लेकिन वो पहला सुल्तान था जिसने राज्य से संबंधित सिद्धांतों की स्थापना की। उसने अपने पुत्र बुगर खां से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक होता है, यानी कठोरता का प्रतीक होता है। बलबन ने ईरानी बादशाहों से कई परंपराओं को अपने दरबार में प्रारंभ किया। सबसे इम्पोर्टेंट परंपरा थी उसकी सिजदा। सिजदा क्या होती है कि भूमि पर लेटकर, सपाट भूमि पर लेटकर जो अभिवादन जो करते हैं ना, उसको सिजदा कहते हैं। ये बलबन ने चलाई दिल्ली सल्तनत में। और पाबोस होती है सुल्तान के चरणों को चूमना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस दिल्ली सुल्तान ने सिजदा और पाबोस की शुरुआत की, तो आपका आंसर होगा बलबन। ये एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। सिजदा मीन्स होता है भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पाबोस मीन्स होता है सुल्तान के चरणों को चूमना। इस तरह की रीतियाँ आरंभ की उसने अपने दरबार में। प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार नारोज बड़ी शान शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की। बलबन से ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिजदा और पाबोस की शुरुआत किसने की, बलबन ने की। और नौरोज की शुरुआत किसने की, जो फारसी त्यौहार था वो भी बलबन ने की। सिजदा मीन्स होता है भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पाबोस मीन्स होता है सुल्तान के चरणों को चूमना। ये एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिजदा और पाबोस की शुरुआत किसने की, आपका आंसर होगा दिल्ली सुल्तान बलबन ने। इसके अलावा मंगलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने ए अर्ज की स्थापना की और बलबन ने अपना सेना मंत्री दीवाने अर्ज इमादुल मुल्क को बनाया तथा जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी न हो। अब बलबन से रिलेटेड एक तो ये क्वेश्चन आता है, पहला दिल्ली शासक जिसने अपनी सेना को नियंत्रित किया और दीवाने अर्ज बनाया वो था बलबन। किसने सिजदा पाबोस की शुरुआत की, वो था बलबन। किसने फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की, वो था बलबन। इस तरह से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आएगा गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। क्वेश्चन आ सकता है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, वो तो हमने बता दिया आपको। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। क्या था 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कुछ नहीं, एक वो थी मस्जिद थी। इसके अलावा किसने कुतुब मीनार का निर्माण में योगदान किया, ऑप्शन दे देंगे, आप बता दो किसने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की और इल्तुतमिश ने उसे पूरी की और बाद में फिर फिरोज शाह तुगलक ने उसे क्या नाम है जिसकी 2 मंजिली इमारत ठीक करवाई और उसकी मरम्मत की। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। इसके अलावा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं निम्नलिखित में कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी। इल्तुतमिश के राज्यकाल में तो सल्तनत की राजधानी दिल्ली थी, हमने आपको बताया। दिल्ली के प्रथम महिला शासक दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, इस तरह का क्वेश्चन आएगा दिल्ली का, तो इसका आंसर इल्तुतमिश लगाना, कुतुबुद्दीन ऐबक मत लगा देना। एक चंगेज खान का मूल नाम हमने बताया नहीं, वैसे आपको तुमेचिन होता है चंगेज खान। अक्सर एग्जाम में आएगा कि किस दिल्ली शासक के समय भारत की सीमा पर चंगेज खान देखा गया, तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। इस तरह से ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हमने बता दिया। आप पास जो भी बुक है उसे पढ़ने की कोशिश करना, हमारे ऑडियो लेक्चर सुनना, तो आपको हमने नहीं लगता कि अब आपके कोई क्वेश्चन रहेंगे। ये एक निम्नलिखित किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज के आरंभ किया, किसने किया, बलबन ने करवाया। सिजदा और पाबोस किसने शुरू की, बलबन ने शुरू की। और रजिया को सत्ता से मुक्त किसने करवाया, किसने विरोध किया, तुर्कों ने किया। इस तरह के अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हमें नहीं लगता अब गुलाम वंश से आपके कोई भी क्वेश्चन आगे
भविष्य में किसी एग्ज़ाम में गलत होंगे अगर आप इस सेशन को अच्छे से सुनोगे और अपने किसी बुक से पढ़ने की कोशिश करोगे। हमारे आज के सेशन में इतना ही।